बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को नए साल का नया दिन, पहला दिन मुबारक हो। मुझे ज़्यादा खुशी होती कि आज के दिन मैं कुछ अच्छी अच्छी अनाउंसमेंट्स आपके लिए लेके आता कि हमारे बच्चों ने, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने हार्वर्ड टॉप की है, कोई नया प्रोटोटाइप ऐसा बनाया है, कोई नया बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं हमारे बच्चे आईटी में लेके आ रहे हैं। बट क्या करें, आज ही खबर आती है कि हमारे चेयरमैन पीटीए जो हैं रिटायर्ड जनरल साहब, उनको पता चला कि इंटरनेट की तो बंदिश है ही गलत है। बहुत सारे इस तरह के कंसर्न्स हैं कि जिनके ऊपर बात करने को दिल करता है, बट वक्त की किल्लत भी होती है और फिर लगता ये है कि क्या करें, नया साल है तो इसको ज़रा लाइटर नोट के ऊपर स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा खुशी होती मुझे कि अगर मैं रिपोर्ट कर रहा होता कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो है पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है, सियासतदान मुकम्मल तौर पर आज़ादाना सियासत कर रहे हैं, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, बिजनेसमैन बड़े इत्मीनान के साथ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लेके आ रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लाइनें लगी हुई हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता अगर ये सारी खबरें मैं इस 1 जनवरी के इस शो में आपके सामने रखता, बट बदकिस्मती ये है कि हालात वाक़यात इंटायरली अपोजिट हैं। अभी कल ही ये कुछ गुफ्तगू, अब मुज़ाकरात के ऊपर बात करना या वो सारे टॉपिक्स हैं वो तो ऑन गोइंग चलते रहेंगे। राना सनाउल्लाह साहब मुज़ाकरात को लेकर क्या कहते हैं तो ज़रा वो भी सुन लीजिए, और राना साहब का जवाब फिर अली अमीन गंडापुर साहब क्या फरमाते हैं सीएम केपी के, ज़रा वो भी सुनिएगा। हमारा तो इरादा माशाल्लाह बड़ा नेक है, हकीकी आजादी में लेनी है, लीडर इमरान खान को छुड़वाना है इंशाल्लाह, अपने वक्त छुड़वाने हैं, तो वो इरादा इंशाल्लाह हमारा जारी होगा। हमने इनसे जान भी छुड़वानी है, जो मैंने चोर बैठे हुए हैं और ये जो गासे बैठे हैं मुल्क के ऊपर इस वक्त, उनसे भी जान छुड़वानी है। 25 से मेरा एक पैगाम है, 25 के साल में या हम होंगे या ये होंगे, ये निजाम ऐसे नहीं चलने देंगे। नाज़रीन, सियासतदानों की गुफ्तगू अपनी जगह पे चलती रहेगी। मेरे लिए ज़्यादा वरी या ज़्यादा कह लीजिए कि परेशानी की खबरें तब होती हैं कि जब एक रिपोर्ट आज ही आई है हमारे जहाँ पर वज़ीर आज़म उड़ान पाकिस्तान इक़्तिसादी प्रोग्राम 5 साला, उसका कल संगे बुनियाद रख रहे थे, कल वो स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, तो साथ ही एक रिपोर्ट आती है कि पाकिस्तान में गुर्बत मज़ीद बढ़ गई है। और ज़रा परसेंटेज सुनिएगा और ज़रा सुनिएगा कि कितने लोग गुर्बत की लकीर से नीचे धंसे हैं, और आप और मैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नया पाकिस्तान या नया साल जो है आपके मेरे लिए बहुत बेहतर होगा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में गरीब पाकिस्तानियों की तादाद में मज़ीद इजाफा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत 7% बढ़ गई है। मज़ीद 1,30,00,000 पाकिस्तानी गरीब हो गए। साल 2024 को अगर तारीख में याद रखें तो मुईशत जिस तरह हिचकोले खाती जा रही है, और आए दिन हमें बताया जाता है कि कोई हिचकोले नहीं है, देखिए स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे चला गया, इतने पॉइंट्स बढ़ गया, बट एट द सेम टाइम मुझे समझ नहीं आती कि ये 1,30,00,000 पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे कैसे चले गए, फर्दर गरीब कैसे हो गए। और ये 1,30,25,00,000 का टोटल नंबर नहीं है, टोटल नंबर इससे कहीं ज़्यादा है। ये तो ऐड हुए हैं उस गवर्नमेंट के रिजीम में या उस पार्टी की हुकूमत में होते हुए कि जो आए दिन बताती है कि जनाब मुईशत बहुत मुस्तहकम हो गई है, और इमरान खान के टाइम के ऊपर तो गुर्बत थी, महंगाई थी, लॉलेसनेस थी। अब जब उस टाइम को कंपेयर करते हैं आज के टाइम से, तो मुझे लगता है कि इन 2-3 सालों के अंदर इतनी चेंजेस पॉसिबल ही नहीं थी ह्यूमनली, जितनी तब्दीलियां हमने पाकिस्तान के अंदर देखी हैं। और बदकिस्मती की बात कि ये तब्दीलियां पॉजिटिव नहीं, सारी की सारी नेगेटिव देखने में आई हैं। नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फैसल चौधरी साहब ने, और PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जनाब तारिक खलील सिद्धू साहब। फैसल भाई, आपसे स्टार्ट इसलिए करना चाहूँगा कि कल का डे इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस पर बहुत सारी क्या सराहियाँ हो रही हैं कि कल कोई ब्रेक थ्रू पॉसिबल है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप लोगों ने रिटर्न तमाम अपनी शराइत देनी थी, नोट डाउन कर ली है, पेन डाउन कर ली है कि क्या शराइत गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं? देखिए, ये जो मुज़ाकरात का अमल है ये दो तरफ़ा है, एक तरफ़ा नहीं हो सकता। जो हमारी डिमांड है वो तो ओपन है, और हमने जिस दिन मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान किया तो हमने अपने 2 नुकात जो एजेंडा है वो भी दे दिए। अगर मैं गलत ना हूँ, और मतलब मैं चाहूँगा कि हुकूमत भी अपनी एजेंडा कल शेयर करें कि वो अपनी कौन से ऐसे नुकात हैं जिनके ऊपर वो बहस करना चाहते हैं, ये बात करना चाहते हैं। क्योंकि असूली तौर पे मुज़ाकरात का जो अमल है उसमें दोनों फ़रीक़ैन की तरफ से अपने अपने एजेंडास को सामने लाना ज़रूरी है। अगर एक शख्स एक फ़रीक एजेंडा देगा तो मेरी दानिस्त में ये मुज़ाकराती कमेटी का प्रोरोगेटिव है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन मैं एज ए लॉयर, एज ए सिटीज़न, एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरी ओपिनियन में हुकूमत को और अपोजिशन को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, दोनों को अपने अपने एजेंडास कल एक दूसरे को देने चाहिए और फिर उस पर डेलिब्रेशंस होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक शख्स या एक फरीक एजेंडा देगा और दूसरा नहीं देगा तो फिर ये उस ज़मरे में आएगा कि शायद
जो एक फ्रीक है वो लेने वाला है या दूसरा देने वाला है, ये बराबरी की सतह की बात नहीं होगी। तो बराबरी की सतह का तकाजा ये है कि हुकूमत भी अपने नकात दे, और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 2 नकात हैं मेन तो वही होंगे। अगर उसमें कोई इजाफा होता है या नहीं होता, ये कल मुज़ाकराती कमेटी में, और साहबजादा हामिद रज़ा साहब क्योंकि उनके स्पोक्स पर्सन भी हैं मुज़ाकरात के हवाले से, मुज़ाकराती कमेटी और मुज़ाकराती अमल के हवाले से, तो वो मीडिया को ब्रीफ इस पर। Yet again, have you guys penned it down? ड्राफ्ट बन गया हुआ है? डेफिनेटली ड्राफ्ट तो बन गया है, और ड्राफ्ट में जो चीज़ें आएंगी वो भी कल आपके सामने रख दी जाएंगी। लेकिन मैंने अर्ज़ किया है कि क्या हुकूमत ने ड्राफ्ट बना लिया है? वो सेनेटर साहब से पूछते हैं। सुन साहब, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि जो फैसल चौधरी साहब ने, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट साहब ने फरमाया, मैं उसको फुली कोरेबोरेट करता हूँ कि, और अभी साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने भी यही कहा कि हम सोचेंगे कि हमने ड्राफ्ट देना है या नहीं देना, उनकी भी यही कंडीशंस थी। और किसी हद तक ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर एक पार्टी कर रही है तो अगर दोनों की इंटेंशंस क्लियर हैं तो फिर कोई ऐसी बात नहीं है। दोनों पार्टीज़ को ये मुल्क की खातर जो प्रायोरिटीज़ तय करनी है और जो भी चीज़ें इनको करना है ताकि मुल्क की बका और मुल्क की सालमियत और बाकी जो तमाम ऐसे मसले हैं जिनमें कॉमनैलिटीज़ पाई जाती है, यकसानियत पाई जाती है, उस पर। और अगर दोनों पार्टीज़ को अपना अपना देना पड़ता है अपनी बात रिटर्न, तो इसमें मेरी ज़ात तक की हद तक एज ए पोलिटिकल वर्कर इसमें कोई मजाके वाली बात नहीं। आई विल वेहीमेंटली सपोर्ट टू फैसल चौधरी की ये ठीक बात है कि ये तो नहीं हो सकता कि हम एक से मांगे दूसरे को बना करें, या नेचुरली इनका ये मुतालबा होगा और फिर ही आगे बात बढ़ेगी। इससे पता भी चलता है कि फिर आप संजीदा भी हैं, चाहते हैं कि कोई ना कोई हल निकले, और अब ये ज़रूरत भी है मुल्क की पूरा मनहल निकले पोलिटिकली। PMLN, सिंस यू रिप्रेजेंटिंग PMLN, जी, आप लोग वाकई में मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक लेके जाना चाहते हैं? देखना पड़ेगा जी कौन कौन चीज़ें जो है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट जो है वो कर सकती है और कौन कौन सी अदालतें कर सकती हैं। अगर तो कुछ मामलात ऐसे हैं जिसमें नहीं कर सकती, तो एज ए लॉयर ये कहूँगा और एज ए सेनेटर भी PMLN का, कि उसमें तो गवर्नमेंट आगे नहीं जा सकती। अच्छा चले, मैं ब्रेक डाउन देता हूँ, मेरा एक एक करके ब्रेक डाउन देता हूँ। सियासी कैदियों पे आप लोग, इमरान खान सब सियासी कैदी हैं? ये तो पोलिटिकल प्रिजन की तारीख में तो नहीं आते, लेकिन अगर आपको मैं तो नहीं मानता कि बाकी लोग जो पकड़े में एहतजाजों से जो नहीं, वो भी 9 मई का आप देख लें, क्या राशिदा या डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब, वो हमारी वर्कर तो नहीं थे ना, सेंटर एजाज चौधरी हमारे वर्कर तो नहीं थे ना, जो कह रहे हमने एक एक गमला तोड़ दिया। हसान याजी जो कह रहे हैं कि 50 इंच साइज है जनरल साहब की जिस सीट पे आप बैठे हैं ना, यहाँ पे आपके PMLN के एक रहनुमा बैठ के चंद दिन पहले मेरे शो में कह के गए हैं कि यार मैंने PMLN के वर्कर्स को छुड़वाया है 26 नवंबर के बाद, क्योंकि वो पख्तून थे तो उनको भी पकड़ लिया गया था, PTI के बना के, तो मैं छुड़वाए ने। वो ऐसे लोग जो हैं वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, वो सियासी वर्कर हैं। अगर सिर्फ इस बुनियाद पे कि कोई पख्तून है या मतलब अगर उस मकाम में वो शामिल नहीं है तो उसको पकड़ लिया जाता है। लेकिन पॉलिटिकल प्रिजनर्स की तारीख बड़ी वास्ट है, मुझसे ज़्यादा भाई मेरा इस पे ज़्यादा कर सकता है। लेकिन पॉलिटिकल प्रिजनर्स, आप PTI के लोगों को पॉलिटिकल प्रिजनर्स नहीं मानते? मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो तो मुलव्वस हैं इन ऐसे मसले, जो 9 मई है स्पेशली, जो कुछ उस दिन हुआ, अब जो सलमान अकरम राजा ने कहा जी कि हमने कोई थाना सिविल लाइन तो नहीं जाना था ना, हमने GHQ आना था, और फिर बानी PTI ने कहा कि अगर मुझे दोबारा हुआ तो इससे भी सख्त रद्द अमल आएगा। तो मीनिंग देर भाई, ये पहली दफ़ा हुआ है कि किसी जमात ने पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कि जो आर्मी, पाक आर्मी के इदारे थे जो हमारे लिए शहीद होते हैं, उनके दफातर पे जाके हमला किया। पाकिस्तान की तारीख में सुप्रीम कोर्ट पे भी पहली दफा ही हमला हुआ जी, उसमें आज पहली दफा ही बहुत सारी जी आज तक वो इलेक्शन साकर साहब नहीं लड़ सके दोबारा। कितने लोग? उनको सजा, बहुत सारे जिनको सजा मिली थी। 2 लोग, अख्तर रसूल साहब और अल्लाह की रहमत करे तारिक अजीज साहब जी, तारिक अजीज, 2 लोग। हाँ जी, जो हमला दोनों ने किया था। नहीं, हमला बहुत सारों ने किया नहीं, शेख रशीद साहब ने इसी तरह जब इमरान खान की बात आती है, आई एम नॉट डिफेंडिंग 9th में, मैं डिफेंड नहीं कर रहा कि 9th में को जो हुआ वो ठीक हुआ, आई एम नॉट डिफेंडिंग एट एनी कॉस्ट, बट 9th में को जो हुआ, इमरान खान कहाँ पे थे उस टाइम पे? बात प्रेजेंस की नहीं है, बात है तो कि बात फिर नवाज शरीफ साहब को भी इसमें करना था, बात प्रेजेंस की नहीं है, बात ये कि आपकी इन्वेस्टमेंट ये आपकी उसमें कितनी है, आपकी अपना पहले उससे पहले क्या तय पाया। और इनके अपने लोगों ने ये कहा, परवेज खटक जब इनके साथ था उसके बाद उसने टीवी पे आके कहा ये हमारी कितनी प्लानिंग हुई थी, हमने तो नहीं कहा। तो ये तो उन्होंने खुद अपने परवेज खटक कहाँ पे आजकल? वो छोड़ गए जमात में, ये नहीं कह रहा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जेड़ा बंदा छड़ दे, जेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, साफ सुथरा है और कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। जिसकी भी देखो, मैं अभी परसों भी मैं और फैसल भाई इकट्ठे थे टीवी पे, ये कहते थे कि अब कोई एविडेंस नहीं है, तो आर्टिकल 164 जो है कानून शहादत का, उसमें जो वीडियो एविडेंस है दैट इज एडमिसिबल एविडेंस। मैं फौजदारी वकालत करता हूँ, मुझे पता है इस बात का, ज़्यादा भाई भी मतलब बहुत सीनियर है मुझसे सारे, तो लेकिन ये है कि वो वीडियो जो एडमिसिबल सीनियर है काम में नहीं, वकालत में भी। अच्छा, मैं उम्र दा नहीं, हमारे नहीं, हमारा उम्र में हो सकता है मैं इनसे ज़्यादा बड़ा हूँ एज में, लेकिन मेरे लिए काबिल एहतराम इसलिए कि हमारा एक अपना खानदानी तो अलग भी है बहुत ज़्यादा। हाँ जी। अब येट अगेन
کہ یہ دونوں جو مطالبات ہیں نہیں مانے جاتے تو مذاکرات آگے چلیں گے کیسے؟ نہیں، مذاکرات چلیں گے، میری جو پرسیپشن ذاتی طور پہ کہہ رہا ہے ان پہ بھی دیکھا جائے گا، لیکن جو اگر آرمی کے کورس ہے تو آپ مجھے بتا دیں ثاقب بھائی یا فیصل صاحب بتا دیں کہ کیا وہ ہمارے ایمبٹ میں آتے ہیں؟ کیا ہم جو آپ بے بس ہے ملٹری کورٹس کو لے کے؟ جی آپ بے بس ہے پی ایم ایل ملٹری؟ ہم بے بس نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے راولپنڈی بار نے جو پی ایل ڈی 2015 پیج 401 سپریم کورٹ بار نے اور 17 کے 17 ججوں نے آرمی ٹرائل کے حق میں فیصلہ دیا ہوا ہے، اور ان کے اپنے دور میں بانی پی ٹی آئی نے 24 جو ٹرائل ہوئے تھے وہ فوجی ٹرائل ہوئے تھے۔ کن کن کے تھے؟ بہت سارے تھے، میں نام تو نہیں لے سکتا۔ بریک ڈاؤن نہیں، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، بریک ڈاؤن دینا ہے کہ وہ جو اس ٹائم پہ ہوئے اے پی ایس والے بھی تھے اور بھی تھے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی ایچ پی اٹیک تھا، جی بالکل، ہاں یہ بھی جی ایس پی پہ اٹیک ہوا نا، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی تھی، جی بالکل ہوئی تھی، لیکن یہ دیکھیں جس طرح وہاں پہ 9/11 سنسیٹ کلاس تھی۔ میری بات سنیں ثاقب بھائی، یہ بھی 9/11 ہی ہے، یہ جو پاکستان میں ہوا 9 مئی کو، یہ بھی بیسیکلی وہی ہے، آرمی کے دور پہ کبھی حملے نہیں کیے جاتے اس طرح سے نہیں ویسے ہوتا۔ صاحب اب جو ٹرائل سارے ہوئے ہیں، خیر ابھی بھی تو مذاکرات میں، لیکن چلیں آپ فاسٹ فورورڈ پہ چلے گئے، میں آپ کے ساتھ چلا جاتا ہوں۔ اب جو ٹرائل سارے ہوئے ہیں، اب تو کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہوئی۔ دیکھیے سویلینز کے ملٹری کورٹ میں جو ٹرائل ہے وہ دنیا بھر کے قوانین میں، چاہے وہ بین الاقوامی قوانین ہو، ہم 27 معاہدوں کے بین الاقوامی معاہدوں کے سگنیٹری ہیں، اس پہ ہم 9 بلین 10 بلین ڈالر ریبیٹ لیتے ہیں اپنی جو ایکسپورٹس ہیں، وہ پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں، ظاہر پی ٹی آئی سے یا مسلم لیگ سے یا پیپلز پارٹی سے، پاکستان کی ریبیٹ سے، اس کے اوپر ایک بہت زیادہ سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے۔ کسی بھی دنیا میں جو انصاف ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اس میں کسی بھی ادارہ ہو اور خاص کر طاقتور ادارہ ہو تو پھر تو زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ فیئر ٹرائل دیا جائے، کیونکہ کوئی بھی ادارہ کسی بھی قانونی منطق کے تحت، اصول کے تحت جج، جوری اور ایگزیکیوشنر تو نہیں بن سکتا، جو کہ ملٹری کورٹس کی جو ٹرائلز میں خاص کر سویلینس کے جو یہ حوالے دے رہے ہیں، پی ٹی آئی کے دور میں جن 29 لوگوں کے ٹرائل کا حوالہ دیا جا رہا ہے، اس وقت 2 قدغنیں تھیں۔ ایک تو وہ ٹیررسٹ ہیں جو کہ جیسے آپ تحریک طالبان پاکستان کے لوگ ہیں یا کچھ بی ایل اے کے لوگ ہیں، یہ لوگ جو پاکستان کی سالمیت پہ حملہ کرتے ہیں دوسرے دشمن ممالک کے ساتھ مل کے۔ یہ جو شہری ہیں جو ان کو 9 مئی میں سزائیں دی گئی ہیں یا ٹرائل کیا گیا ہے، یہ پاکستان کے شہری ہیں اور یہ وہ پیسفل سٹیزن ہیں۔ فوجی تنصیبات، اگر حسان نیازی نے کسی کی پینٹ کا سائز بتایا ہے تو کیا اس کو 10 سال سزا دیں گے؟ اتنی تو فستائیت نہیں ہونی چاہیے کہ اگر جرم کی سزا بھی تو جرم کے مطابق ہو۔ 1.5 سال آپ نے اندر رکھا ہے، لوگوں کو ضمانتیں آپ نے نہیں دی ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے تو اس سے ہماری مراد کیا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ طاہر خلیل زندو جا کے اڈیالہ کا یہ کوڑا کے کنڈیاں کھولے اور بندے باہر نکلے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں آئین اور قانون کے مطابق ٹریٹ کریں، ہماری ضمانتیں بنتی ہیں، وہ جو پروسیکیوشن پہ انویسٹیگیشن ایجنسیز کے اوپر اور ایڈجوڈیکیشن سے متعلق اداروں کے اوپر جو دباؤ ہے وہ ہٹایا جائے، تاکہ وہ ایک کھلے ماحول میں فیئر ٹرائل کے ذریعے فیصلہ کر سکے۔ دباؤ ہے ان کا ویسے؟ جی دباؤ ہے، اور ان کا پی ایم ایل این کا دباؤ ہے؟ جی پی ایم ایل این کا دباؤ ہے؟ چلیں کسی طرف سے بھی دباؤ آ رہا ہے، دباؤ تو ہے۔ اب دباؤ جو ہے پی ایم ایل این والے ڈال رہے ہیں یا نہیں ڈال رہے ہیں، کھاتے نہیں کے پڑا، ہر چیز جو ہے حکومتیں وقت کے کھاتے پڑتی ہیں۔ دیکھیے جہاں پہ ہم پنجابی لوگ ہیں، کسی بھی پنجابیوں پانی اوپرلی تھانت نہیں چڑھتا، جی ٹھیک ہے جی۔ تو جو سخت جو طاقتور لوگ ہیں یا ادارے ہیں، ان کی طرف کسی نے منہ کیا ہے، سعد رفیق صاحب نے بھی یہ کہا ہے، نہ منہ کوئی کرے گا، آخر میں بھگتنا پھر سیاستدانوں کو پڑتا ہے، اور یہی وہ معاملہ ہے جس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ ہم پولیٹیکل پریزنس کی اور جوڈیشل کمیشن کی جو آپ مانگ رہے ہیں، جیسے 9 مئی کی بات کر رہے ہیں، 9 مئی میں اکثریت لوگوں کے مقدمات، جیسے آپ نے سوال کیا، بڑا ویلڈ سوال کیا، خواجہ آصف تو اکرم شیخ صاحب کے اوپر تشدد کرنے والوں میں سپریم کورٹ کے حملے میں شامل تھے، ٹھیک ہے، ان کو تو کسی نے نہیں پکڑا۔ شہباز شریف صاحب بسیں بھر بھر کے وہاں پہ لیڈ کر رہے تھے، تو ان کو تو نہیں پکڑا۔ 97 نیاب لاہور آفس پہ اٹیک، نیاب لاہور آفس میں جو اینٹیں چلائی گئیں گلو بٹ کے ذریعے، سارے کی گاڑیاں تھانے مال ٹاؤن میں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری ابیٹمنٹ کے جو چارجز ہیں، ابیٹمنٹ کا قانون، ابیٹمنٹ کے قانون کے مطابق آپ جہاں پہ سازش تیار ہوتی ہے یا جہاں پہ سازش ایگزیکیوٹ ہوتی ہے، دونوں میں سے کسی ایک جگہ ٹرائل چلتا ہے۔ ابھی
9 मई के ऊपर जिन लोगों ने पीटीआई को नहीं छोड़ा, क्योंकि क्राइटेरिया 9 मई से बरेल जमा होने का एक है कि वो पीटीआई को छोड़ दे, तो चाहे मुराद रास हो, फयाज चौहान हो, अंदलीब अब्बास जो कि उसी गाड़ी में मौजूद थी खदीजा शाह वाली। जिसमें खदीजा शाह 8 महीने काट के आई, अंदलीब को जो है किसी ने छुआ तक नहीं, और या दूसरे लोग हों, तो इन लोगों को क्राइटेरिया एक है 9 मई से बरेल जमा होने का कि पीटीआई को छोड़। अगर इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि जी पीटीआई खत्म, मैं रिजाइन कर रहे हैं चेयरमैन, तो खान साहब के भी केस कुछ खत्म हो जाता है? देखिए वो तो नई पॉलिटिकल पार्टी बना खान लेते ने हैं। नहीं किया तो 514 दिन से जेल में है ना। आप बताएं कि कभी जेल में बैठा कोई शख्स जिसके ऊपर आप अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगाएं और कनेक्शन इस्टेब्लिश ना हो, यानी अगर आपने कॉन्स्पिरेसी करनी है तो जो लोग नामजद हैं उनकी मुलाकात या उन तक कॉल तो पहुंचनी चाहिए। जब वो लोग कभी मिले ही नहीं जेल में, कभी उनका राब्ता नहीं हुआ है, और वो उनको आपने नॉमिनेट करके फिर ज़िमनियों में एक तरीक़ेकार है ना, मतलब जो एक अगर किसी को फंसाना हो तो ज़िमनी एक तरीक़ेकार पुलिस के पास है, तो वो डालते हैं उसमें जी फलां ने ये किया फलां। अब जो एविडेंस है 9 मई का, वो एक है ज़मान पार्क में पुलिस वाला मेज़ के नीचे छुप के उसने सारी बातें सुनी, Yes. और दूसरा ये था कि जो कोर कमेटी की मीटिंग थी वो तब तो छोटी थी, अब तो ये भी गुलिस्तान सिनेमा है ना अभी जो है, लेकिन उस वक्त पीटीआई की कोर कमेटी 11-12 लोगों के ऊपर 15 थी, उसमें भेस बदल के वो शामिल हो गए। हाँ। आप मुझे बताएं कि एक चक्री की मीटिंग भी हुई थी, चक्री वही मीटिंग, कोर हाँ, कमेटी की हाँ। मीटिंग चक्री में हुई, और उसमें आज इमरान खान साहब की ये कहते हैं ऑडियो वीडियो है, वो किधर है वीडियो? हाँ, पब्लिक करें। वो पब्लिक करें। सीसीटीवी फुटेज बिल्कुल मेरे भाई ने की सही का 164 कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 का सेक्शन है जिसमें इन्होंने तब्दीलियां भी की हैं। कानून भी तो मोम की नाक है ना, बल्कि इनके लिए तो मोमी जमा है, जो उसे मर्जी गंड मार लो, जिसे मर्जी खोल लो। बात यह है कि वो 164 की जो सीसीटीवी फुटेज है, क्या अगर मिलिट्री ट्रायल होना है तो मेरे नज़दीक तो उनका होना चाहिए था फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल, जिन्होंने यूनिफॉर्म में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे अटैक किया, Fair enough. दफ्तर तोड़ा, वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज उड़ाई, वो भी ले गए साथ में चुरा के, और आज तक इस्लामाबाद हाई, इसमें खैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कुछ करनी चाहिए थे, लेकिन उनके अपने 6 जजेस जो हैं वो दुआइयाँ देते वो मर खत गए। लिख के फायज तक ईसा ने ये मैं इनकी तारीख की दुरुस्ती के लिए जिस केस का हवाला दिया ना, फायज ईसा जब इनके साथ नहीं मिला हुआ था, तो उस केस में 2 जजेस जवाद ख्वाजा और फायज ईसा ने सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल की जो आइनी अमेंडमेंट थी वो उसको उड़ा दिया था। हाँ। ठीक है, हाँ, वो उड़ा रावलपिंडी दिया बार 2 जज रावलपिंडी बारे, फिर वो इनके साथ मिल गया, फिर उसने हर वो काम किया जो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके फॉर्म 47 का फ्रॉड, फॉर्म 47 के इलेक्शन को कवर देना। बात यह है कि ये जो सारी 26वीं तरमीम लाई गई है, इसका तो मकसद ही फॉर्म 47, ये पहली दफ़ा है कि जिस ट्रिब्यूनल ने फॉर्म 47 का केस करना था इस्लामाबाद में, वो ट्रिब्यूनल ही दरबदर हो गया है। मतलब बजाय इससे कि वो फॉर्म 47 के बारे में भाषा ये कहते हैं ना कि हम कहते हैं कि जो जानवर है वो अपने किले के जोर पे होता है, तो किला इनका तगड़ा है आजकल, तो ये टकरे मारते फिरते हैं सबको। अच्छा सेनेटर साहब, वे आउट, अगर अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो, यहाँ से पॉलिटिकल वे आउट निकले, पाकिस्तान नहीं अफोर्ड कर सकता इससे ज़्यादा केओस और इससे ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। व्हाट इफ वे आउट नहीं निकलता? जो हालात मुझे अभी तक बैठे हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं ना, कि रिटर्न ना वो देने को तैयार हैं इस टाइम के ऊपर, रीज़न कि उनके पास एक, अब ऑफ द रिकॉर्ड बात करो तो कहते हैं यार कल उन्होंने सानू यही रिटर्न पेपर पढ़ के ब्लैकमेल करना है, वेखो ये तरले कर रहे हैं साढ़े, इन्होंने हमें यही ब्लैकमेल करना है। दैट इज़ द रीज़न फैसल साहब कह रहे हैं कि जनाब PMLN भी रिटर्न लेके आए, व्हाट दे वांट टू टॉक अबाउट। व्हाट इफ कि अगर वे आउट नहीं निकलता, क्या सूरत हाल है? हज़रत अली करम अली वजह का कौल जलील है कि जो बंदा घर से जंग सब सोच के जाता है कि मैं हार जाऊंगा, तो वो हार जाता है, वो जीता नहीं है। हमें ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल विद ड्यू अपॉलजी हम क्यों सोचें कि नाकाम हो जाएंगे। You should be positive. हमें पॉजिटिव होना चाहिए, और मैं तो पॉजिटिव हूँ कि इसका हल ज़रूर निकलेगा। दूसरे नंबर पे जो चौसा फरमा रहे थे अब्बासी साहब के फैसले की, देखिए ना, अभी फॉर्म 47 या 45 की बात है, कोजेंट एविडेंस के साथ कोई फैसला आएगा तो उसी को तस्लीम किया जाएगा ना, सिर्फ इसकी गर्दान पड़ने से तो नहीं होगा कि रोजाना में एक ही बात करते रहे। ज़्यादा आदिल बाज़ई जैसा फैसला किया, जो भी मैं बात करने लगा हूं, जस्ट टू ऐड टू योर आर्गुमेंट, आदिल बाज़ई साहब वाला फैसला जिस रहा है, हाँ जी, हाँ जी, वो बिल्कुल मियां साहब ने किन्ने किया सी किया जाके इलेक्शन कमीशन ले चलिए, वो मैं VOP हूँ, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, मेरी उस लेवल पे अप्रोच नहीं है, मैं तो
عام ایک ورکر ہوں, مجھے نہیں پتا کہ وہ کس نے نہیں کہا. ہن ویکھو نا تسی میرے اسٹوڈیو وچ بیٹھ کے بھی گل کر رہے ہو کہ ایویڈنس آ جائے تے میاں صاحب کنے کیا کنے سی نہیں, میں تو یہ نہیں کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا, وہ تو پتہ نہیں کیڑے ان کا اختیار ہے, ایک ڈسکشن پاور بھی ہے, اختیار بھی ہے پارٹی ہیڈ کا. مشیران دا بعد چ پتہ لگا حکومت ختم ہو تو وہ 30 سال بعد کتاب آئے گی, باقی ایویڈنس کوئی بھی آئے گی, جو بھی کوجنٹ ایویڈنس ہوگی, لیکن میں دوبارہ پھر ادھر آتا ہوں ڈائلاگ کی طرف. میں پورا امید ہوں جی کوئی نہ کوئی حل اس کا نکلے گا, اور نکلنا بھی چاہیے. اٹس دا نیڈ آف دا ٹائم, ڈائر نیڈ آف دا ٹائم, یقین کیجیے. مجھے چھوٹا سا ایک بریک لینا ہے ناظرین, ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہو تو پیپر ہے, میں نے یہ سینیٹر صاحب سے پڑھوانی ہے چند لائنیں. ویسے تو اردو مجھے پڑھنی بھی آتی ہے, لیکن جسٹ ٹو میک شیور کہ وہ بھی انڈرسٹینڈ کرے, فیصلہ بھی انڈرسٹینڈ کرے, تو یہ پیپر میں ان کو ہینڈ اوور کروں گا. ایک چھوٹا سا بریک, میرے ساتھ رہیے گا.